नमस्कार, मैं हूं प्रियंका गुप्ता और खबर भारत के खास कार्यक्रम उड़ान में आप सभी का स्वागत है। हम हर बार उड़ान में कुछ खास शख्सियत को लेकर आते हैं और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर लता स्वरांजलि, जिन्होंने अभी हाल ही में एक 4th कृति लिखी है, जो कि एक कवित्री भी हैं और एक सेलिब्रिटीज़ भी हैं। तो सबसे पहले तो लता जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। लता जी, अभी आपने अपनी 4th कृति का विमोचन किया है। जी बिल्कुल, ये मेरी 4थी कृति है प्रेमांजलि, जिसमें कि मैंने सभी विषय लिखने की कोशिश की है, जैसा कि आप सबको ज्ञात है। और मैं यूँ सभी विधाओं में लिखती हूँ, और चाहे वो भजन हो, नात हो, हमद हो, गीत, गजल और भक्ति में अध्यात्म, सभी पहलू को छू के उससे सबसे जो एक दिल को हृदय स्पर्शी चीज है और वो राष्ट्र प्रेम है, तो वो भी कहीं समाहित करने की कोशिश की है इस पुस्तक में। मैम, आपने इससे पहले और भी पुस्तकें लिखी हैं? जी, मैंने इसके पहले 3 कृतियां और मेरी आई हैं। पहली किताब आई थी 2015 में, जो कि मेरे बेटे को समर्पित थी, मेरा दिवंगत पुत्र कुमार क्षितिज, उसकी याद में उसे श्रद्धांजलि स्वरूप पहली बार ये सोचा मैंने कि पुस्तक लिखनी है, क्योंकि उसकी ऐसी इच्छा थी। तो मैम, पहली बार मैंने वो पुस्तक लिखी, क्षितिज काव्यांजलि। कभी सोचा नहीं था कि बहुत सारी रचनाएं यूँ लिखती रहती थी, लेकिन प्रकाशन के लिए मैंने नहीं सोचा था। लेकिन उसके जाने के बाद एक जो दिल में इतने दर्द भर गए कि उनको कहीं कलम में सहेजना ऐसा लगा जरूरी हो गया, क्योंकि उसकी भी ऐसी इच्छा थी। तो उसी को कहीं पूरा करने के लिए मैं इस काव्य जगत में, साहित्य जगत में आई। यूँ पहले भी थी मंचों पर, लेकिन सबसे पहले जो पुस्तक आई वो 2015 में क्षितिज काव्यांजलि, उसी को समर्पित। और यूँ कहें कि उस दर्द को कैसे परिभाषित किया, आप समझ सकती हैं कि एक माँ के लिए कितना मुश्किल होता है एकमात्र पुत्र को खोना। तो 4 पंक्तियां कहीं उसकी याद में उसको समर्पित करते हुए मैंने पहले ही लिखी कि कलम का दर्द है जितना संभाल कर रख लूं, कलम का दर्द है जितना संभाल कर रख लूं, तेरी जो यादों को सीने में पाल कर रख लूं, तू जी उठेगा हर एक लफ्ज के एहसासों में, तुझे जो गीतों में गजलों में ढाल कर रख लूं, तुझे जो गीतों में गजलों में ढाल कर रख लूं। तो श्रद्धांजलि स्वरूप वहां से कविता की बात शुरू हुई, और उसके बाद में उसको ही समर्पित की मैंने स्वरदीप। दिल्ली प्रकाशन को मेरी जो पहली पुस्तक थी वो भोपाल से प्रकाशित करवाई, लेकिन जब दूसरी पुस्तक स्वरदीप आई तो वहाँ से मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला इस पुस्तक को। सभी पाठकों ने पसंद किया, श्रोताओं ने पसंद किया, मंचों पर पसंद की गई। तो उसके बाद मेरी हिम्मत हुई, फिर दूसरी पुस्तक स्वरदीप आई और प्रकाशन को पसंद आई, रवीना प्रकाशन, विचार प्रकाशन को। तो तीसरी पुस्तक उन्होंने निकाली काव्यांजलि नाम से, और चौथी पुस्तक आप सबके सामने है प्रेमांजलि, जिसका अभी हाल में लोकार्पण। जी, आपने भी ये जो काव्यांजलि की बात कही है, तो उस पुस्तक में किस चीज का वो किया गया है? जी, उस पुस्तक में भी यूँ सभी विषय हैं, जैसे कि मेरी आदत में है अध्यात्म, कहीं बचपन से ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति की रही हूँ, तो अध्यात्म पहले लिखना शुरू किया। तो वही कुछ एक आध रचनाएं आपको रखती हूँ तो आपको समझ में आएगा, उसमें यूँ सभी कुछ कहने की मैंने कोशिश की, लेकिन आध्यात्मिक एक रचना रखती हूँ, सुनिएगा। कयाम कहते हैं निवास को, ठहराव, निवास। तो एक गजल का मतलब देखें कि जी, जाने किसका कयाम है मुझ में, जाने किसका कयाम है मुझ में, हर घड़ी राम राम है मुझ में, जाने किसका कयाम है मुझ में।
इसका एक शेर पढ़ देती हूँ। क्या बात है मैम, बहुत सुंदर, आपने बहुत सुंदर गाया। बहुत शुक्रिया। और इसका एक शेर पढ़ती हूँ जो कि हमेशा जीवित रहता है। वैसे तो सभी के नाम होते हैं और व्यक्ति की बॉडी ऑफ पार्ट, आपने नाम याद किए होंगे, साइंस में हम लोग भी शुरू में पढ़ते थे, लेकिन डॉक्टर लता सुरांजली किसका नाम है, प्रियंका जी किसका नाम है। तब पढ़ती हूँ ये शेर के जो मिटा है ना मिट सकेगा कभी, जो मिटा है ना मिट सकेगा कभी, एक ऐसा भी नाम है मुझ में, एक ऐसा भी नाम है मुझ में, हर घड़ी राम राम है मुझ में, जाने किसका कयाम है मुझ में। क्या बात है मैम, आपके जॉन में तो साक्षात लक्ष्मी जी बैठ गई हैं। तो मैम जिस तरीके से ना अभी आपने बताया कि आपकी जो चौथी कृति है उसका विमोचन किया गया है, तो वो कहाँ पर हुआ मैम, मतलब कितना स्ट्रगल करना पड़ा, कितने दिन में आपकी जो पुस्तक आपने लिखी है चौथी कृति वो कंप्लीट हुई? जी मैम, समय तो लगता है क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं, ये ईश्वरीय देन है। और आपने जैसे कहा लक्ष्मी जी का, तो लक्ष्मी जी का निवास तो बहुत बाद में आता है। साहित्यकारों के पास माँ शारदे की भरत पुत्री हूँ, तो माँ शारदे की एक कृपा रही और काफ़ी समय लग गया। लेकिन लॉकडाउन में एक चीज़ अच्छी हुई कि मेरी 2 पुस्तकें आ गई, क्योंकि समय था, कवि सम्मेलन, मुशायरे, आप सब जानते हैं जितने भी स्टेज प्रोग्राम थे, पब्लिक गैदरिंग वाले प्रोग्राम थे, बंद हो गए थे। तो उस टाइम में ये लिखा और स्वरदीप भी उस टाइम में ही आई बीच में। उसके बाद में ये प्रेमांजलि, उस पर काम हुआ। तो ये बहुत सारी रचनाएं हो गई थी। रचनाएं तो ये बहुत लिखी तब से लेके अब तक, जैसे कहें कि बचपन से लेकर करीब 2000 तक रचनाएं ऐसी लिख डाली होंगी अलग अलग। लेकिन है ना, इस समय जो लगा कि मुझे इसका प्रकाशन करवाना चाहिए, तो ये कोरोना काल की देन है प्रेमांजलि। और उसमें सभी कुछ जैसे विचार आते गए, उसमें जो ये ट्रेजेडी होती गई देश में, आप देख रही थी कोरोना के समय कितनी ट्रेजेडी हुई, तो उस समय भी बहुत सारा कुछ लिखा। और कई लोग, पता है जितने लोग कोरोना से नहीं मरे, ये इंतहा हो गई अपने देश में, भूख से लोग मरे और मजदूरों ने ऐसे दम तोड़ा। तब जो एक कवि मन आहत होता है तो वो बड़ी पीड़ा हुई। उन पीड़ाओं से भी कई गीतों का जन्म हुआ। तो मैंने कहीं 4 पंक्तियां उस ट्रेजेडी के दौर, जो वो संघर्ष का दौर रहा हम सबके लिए, एक बड़ा मुश्किल दौर था, उस पर ये लिखा कि कुछ सच्चाई लिख दी, शेर में बयान की। और कुछ यूं कहा कि त्याग जीवन का कर गया शायद, त्याग जीवन का कर गया शायद, टूटने से बिखर गया शायद, झोपड़ी की ये भीड़ कैसी है, भूख से कोई मर गया शायद, भूख से कोई मर गया शायद। तो ऐसी पीड़ाओं से भी रचनाओं का जन्म हुआ। जी, आपकी ये 4th कृति रही है, तो आप इसके आगे भी कुछ पुस्तक लिखना चाहती हैं, उसके लिए भी आपने कुछ सोचा है या कोई नाम सोच कर रखा है आपने उसके लिए? जी, नाम नहीं सोचा, पर रचनाएं बहुत सारी हैं। रचनाएं इतनी हो गई हैं आप सबकी दुआओं से और मालिक के करम से कि करीब 4-5 पुस्तकें आ सके। लेकिन बस समय का इंतजार है। और आजकल प्रकाशक भी ऐसे नहीं मिलते हैं जो लेखकों को प्रोत्साहित करें और वो खुद पूरा उनको रॉयल्टी भी दें। जैसे अभी तक इतनी जो पुस्तकें आई उसकी अभी तक रॉयल्टी आना नहीं शुरू हुई, क्योंकि बड़ी भीड़ है दुनिया में और बड़ी प्रतिस्पर्धा है, हर क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा है। तो और कई बार तो ऐसा होता है मैम कि लेखक लिखता रहता है। भूषण कुमार जी का उदाहरण दे
हूँ कि जब वो थे तब लोग उन्हें जानते नहीं थे, उन्हें सुनना नहीं चाहते थे, और उनके जाने के बाद आज वो इतने सुप्रसिद्ध कवि हुए और इतने अच्छे गजलकार हुए। तो कई बार ऐसा होता है कि लेखक और कवि का जीवन पूरा स्वाहा हो जाता है, अपना इसी परोपकार में, देश को सुधारने में बर्बाद हो जाता है, पता चला मरने के बाद लोग उसे याद करते हैं। क्योंकि दुष्यंत कुमार ने कहीं लिखा है कि यहाँ पर सिर्फ गूंगे और बहरे लोग बसते हैं, यहाँ पर सिर्फ गूंगे और बहरे लोग बसते हैं, खुदा जाने यहाँ पर किस तरह जलसा हुआ होगा, मैं सजदे में नहीं था, आपको धोखा हुआ होगा। तो ये ट्रेजेडी है वाकई कवि के जीवन की। आप लेखिका के साथ, कवित्री के साथ साथ सेलिब्रिटीज भी हैं, आपने कई सीरियल्स में काम करे हैं, आपने कई नाटक में भूमिकाएं निभाई हैं, तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आपने कौन कौन सी भूमिकाएं निभाई हैं, कौन कौन से सीरियल्स में काम किए हैं आपने, क्या कुछ रहा आपका? जी, न्यूज़ वर्ल्ड में एक जुर्म सीरियल आता था मैम, तो जुर्म के लिए जो क्राइम सीरियल था उसके लिए कई एक भूमिकाएं निभाई हैं, किसी में भाभी की, किसी में माँ की, किसी में किसान की माँ की, और किसी में बेटी की। तो इस तरह से बहुत सारी भूमिकाएं हैं उसमें। और एक सुदामा मिलन एल्बम आया था जो कि सावित्री तिवारी जी ने गाया था, और उसमें भी उन्होंने रुक्मिणी के रोल के लिए मुझे याद किया था, जिसमें सर्वेश्वरी संगीत विद्यालय से उसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनय का पुरस्कार भी दिया गया। मुझे लग नहीं रहा था, मेरी कोई तैयारी नहीं थी, और अचानक में वो एपिसोड, मतलब वो जो भजन था वो शूट हुआ, और अचानक खबर मिली, क्योंकि मैं भोपाल में थी उस दिन, तो उस दिन शूटिंग हुई, और बाद में मुझे ये जब परिणाम मिला तो बड़ा सुखद लगा कि चलिए, और मुझे उम्मीद ही नहीं थी। उसके अलावा कुछ शॉर्ट मूवी भी की है, जिसमें कि थर्ड आई एक थी, जो कि युवा वर्ग जो रहते हैं, जो लड़कियां रहती हैं, बच्चे रहते हैं, विद्यार्थी रहते हैं, तो वो आत्महत्या कर लेते हैं। बहुत सारा आपने ऐसा सुना होगा कि पेपर में नंबर कम आए, डिप्रेशन में चले गए बच्चे, वो आत्महत्या कर ली। तो ऐसी एक लड़की की कहानी थी जिसमें कि उसकी माँ का रोल किया था, तो वो भी काफ़ी अच्छी लोकप्रिय हुई, काफ़ी व्यूज़ मिले उसको। तो इस तरह से बहुत सारे आपकी दुआओं से धीरे धीरे काम करते गए। आगे भी कुछ अच्छा सा करने का है आगे, क्योंकि कुछ बड़े प्रोजेक्ट भी करने वाली हूँ, और हो सकता है कि आगे आने वाली फिल्में विद्या बालन जी के साथ दिखाई दूँ, सनी जी के साथ जी, तो वो सब आपकी दुआओं से पॉसिबल होगा। मैम, आप महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत रही हैं, आपने काफ़ी स्ट्रगल किया है, स्ट्रगल करने के बाद आपने ये मुकाम प्राप्त किया है, तो क्या कुछ कठिनाई आई हैं आपके इस मुकाम के बीच? कठिनाइयाँ तो मैम बचपन से बहुत आती हैं, आप जानती हैं, आप खुद क्योंकि नारी शक्ति हैं, तो नारी को ये कहें कि उसे एक अबला के तौर पे अब नहीं देखा जाता, और वो बराबर पुरुष के कंधा से कंधा मिलाकर खड़ी है। लेकिन वहां तक आने के लिए, जैसा कि आप कह रही हैं, तो बहुत उसे संघर्ष करने होते हैं, और आप सब जानते हैं कि वो कितना संघर्ष करती है। बचपन से लेके पहले तो उसको ताने सुनने पड़ते हैं। अगर वो एक ज़माना था, आप यकीन नहीं करेंगी, जबकि मतलब अगर मुझे फोटोग्राफी का बहुत शौक था। एक तो छोटा सा वाकया बताती हूँ, तो मैं जब ससुराल में आई नए, तो कई लोग ऐसे जो रिलेटिव थे वो ताने मारते थे कि वो क्या अपने आप को मधुबाला समझती है, ऐश्वर्या राय समझती है, हर कभी कैमरे के आगे खड़ी हो रही है जाके, हर कभी फोटो खिंचवाने चली गई, बच्चे छोटा उसे ध्यान नहीं है, या बच्चे को लेके और उसकी लाइफ स्टाइल का ध्यान नहीं है, और वो जाके स्टूडियो में खड़ी हुई है। सब तो घर परिवार में चलता रहता है। तो ये ही है। तो इसके मैं वही संघर्ष वाली बात बता रही हूँ कि ये सब सुन के उसको मतलब एक तरफ दरकिनार करते हुए और आगे बढ़ते गए, हमें ये लगा कि नहीं हमें कुछ करना है, तो वो करने की राह पर चलते गए, तो कभी उन बातों पर ध्यान नहीं दिया, और ये लगा कि नहीं नारी दुर्गा भी है, नारी नारायणी भी है, और नारी सरस्वती का भी रूप है, तो कभी किसी से कम नहीं है। तो मैंने फिर जब एक पहले शुरुआत की, और मेरा जो कवि सम्मेलन के मंचों पर एक नारी को लेके मैंने 4 मिसरे कहे हैं, तो वो मैं यहाँ पर जरूर सुनाना चाहूंगी, क्योंकि आपने महिला सशक्तिकरण की बात की, तो वो 4 मिसरे रखती हूँ कि अगर ये रात ना होती तो दिन का भास ना होता। खबर भारत की जितनी भी महिला जो दर्शक हैं वो देख रही हूँ, और प्रियंका जी आपको भी समर्पित की। अगर ये रात ना होती तो दिन का भास ना होता, अगर होते नहीं कांटे
फूल भी खास ना होता, जो दुनिया में है ममता प्रेम क्रांति शक्ति की मूरत। अगर नारी ही ना होती तो ये इतिहास ना होता, अगर नारी ही ना होती तो ये इतिहास ना होता। जी मैम, मैं चाहूँगी किसी के साथ आप एक गज़ल भी हमें सुनाइए, हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए एक गज़ल पेश कीजिए, जिस तरह से आपने अभी गाया है तो एक गज़ल भी हो जाए इसके साथ। जी बहुत शुक्रिया, और आपकी ये फरमाइश से तो सुनाती हूँ। और वैसे गज़ल जो बड़ी मुश्किल से होती है प्रियंका जी, तो 4 मिसरे कुछ मैंने यूँ कहे गज़ल के संबंध में कि सब्र को सपनों के फल में रख दिया, आंसुओं को जल महल में रख दिया, और कतरा कतरा अपने दिल के खून का, कतरा कतरा अपने दिल के खून का, लीजिए हमने गज़ल में रख दिया, लीजिए हमने गज़ल में रख दिया। और गज़ल पढ़ती हूँ, सुनिएगा। अध्यात्म के तौर पर भी सुने और श्रृंगार के तौर पर भी सुने, दोनों ही चीजें का भास होगा आपको। तेरी तलाश में यूं काम जुस्तजू आए, तेरी तलाश में यूं काम जुस्तजू आए, मैं दिल में याद करूं सामने से तू आए, तेरी तलाश में। और शेर देखें गज़ल का के, तेरे बदन की महक से मेरा बदन महके, तेरे बदन की महक से मेरा बदन महके, तेरे बदन की महक से मेरा बदन महके, गुलाब जैसी मेरी धड़कनों में बू आए, गुलाब जैसी मेरी धड़कनों में बू आए, मैं दिल में याद करूं सामने से तू आए, तेरी तलाश में। खबर भारत के दर्शकों के लिए एक नाजुक सा शेर रखती हूँ, क्योंकि जब महबूब की चर्चा होती है तो एक अंदर जो गुदगुदी होती है उसको कुछ कैसे कहने की कोशिश की है। शेर देखें कि हम अपने आप की जुल्फे संवार ले फौरन, हम अपने आप की जुल्फे संवार ले फौरन, हम अपने आप की जुल्फे संवार ले फौरन, किसी के होठों पे तेरी जो गुफ्तगू आए, किसी के होठों पे तेरी जो गुफ्तगू आए, मैं दिल में याद करूं सामने से तू आए, तेरी तलाश में। और बतौर खास ये शेर देखें प्रियंका जी, एक पत्नी का, एक प्रेमिका का अपने प्रेमी के प्रति, महबूब के प्रति क्या समर्पण होता है, वो इस शेर में कहा है कि मैं अपने जिस्म से तुझको निचोड़ कर दे दूं, मैं अपने जिस्म से तुझको निचोड़ कर दे दूं, मैं अपने जिस्म से तुझको निचोड़ कर दे दूं, जो तेरे काम में मेरा अगर लहू आए, जो तेरे काम में मेरा अगर लहू आए, मैं दिल में याद करूं सामने से तू आए, तेरी तलाश में। और अंतिम मक्ते का शेर देखें, आप सबकी दुआएं मिलें, सुनिएगा कि स्वरांजलि की दुआ है तू चांद सा चमके, स्वरांजलि की दुआ है तू चांद सा चमके, स्वरांजलि की दुआ है तू चांद सा चमके, जो चाहे वो तेरे कदमों में आरज़ू आए, जो चाहे वो तेरे
कदमों में आरज़ू आए, मैं दिल में याद करूं, सामने से तू आए, तेरी तलाश में यूं काम जुस्तजू आए, मैं दिल में याद करूं, सामने से तू आए। क्या बात है, बहुत ही सुंदर सुनाया आपने। बहुत तो अगर हम थोड़ा सा पीछे चलें तो आपकी जो जीवन शैली रही है वो कैसी रही है और आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं? जी, पीछे बचपन में जाना चाहती हैं या फिर शादी के बाद? जी, आप पहले बचपन से ही बताइए हमें कि आपका जो जीवन रहा है वो किस तरीके का रहा है, आपके भाई बहन कितने हैं, क्या कुछ है, मतलब आपका परिवार कैसा है? जी, मेरे पिताजी टीचर रहे, प्रिंसिपल थे। कानपुर उत्तर प्रदेश से हूँ मैं, जन्मभूमि वहीं है, एक गांव में जन्म हुआ। पिताजी जब स्कूल उन्होंने खोला और प्रिंसिपल रहे, तो ये कहें कि एक वहाँ से संस्कार आया हम लोगों में और शिक्षा के क्षेत्र में। और पिताजी भी कभी कभी लेखन करते थे, तो पिताजी कभी 26 जनवरी और 15 अगस्त के जब कार्यक्रम होते थे तो वो खुद रचना लिख कर देते थे और कहते थे इसको तैयार करना है, एक दिन पहले लिखा और कल गाना है। तो ये कहें कि कहीं ना कहीं अनुवांशिक के पिता से आया। उसके साथ जो भाई रहे, मेरे भाई 3 भाई रहे, एक जो छोटे भाई थे उनमें भी कहीं ना कहीं लेखन का था, तो वो कभी कभी लिखते थे, लेकिन शौकिया तौर पर किसी जो फिल्मी गीत को सुना उसे भजन बनाना है, ये उनकी हॉबी थी। और बहनें रहीं, बहनें 3 मुझसे बड़ी हैं, मैं सबसे छोटी हूँ। मैम, मैं आपको बीच में रोकना चाहूँगी जी, समय का थोड़ा अभाव है हमारे पास। तो मैम, आपको जब आपने जो सब स्ट्रगल किया है तो सबसे बड़ा हाथ किसका रहा है, आपका जो साथ किसने दिया है? जी, ये कहें कि जो विवाह उपरांत जब यहाँ पति देव के सानिध्य में आया और हम लोगों को ऐसा हुआ कि हम लोगों के ऊपर ही पूरा अपना जीवन का दायित्व आया और उसे निभाने की जिम्मेदारी थी। अर्निंग का भी एक प्रश्न था, आर्थिक भी, तो इसके लिए भी आगे बढ़ना था। तो पहले कहीं शिक्षण के क्षेत्र में शुरू किया और वो कहें कि पिता से गुण आए तो शिक्षा के क्षेत्र में टीचर बने। उसके बाद में फिर ये कविता के फील्ड में तब आए जब उस्ताद सरवत हुसैन जी का सानिध्य मिला। आकाशवाणी में कंपोजर रहे, तो जब गुरुदेव के यहाँ जाने लगे तब मुझे उर्दू का भी ज्ञान हुआ। और उसके बाद में हमने ये कहें कि गज़ल, बहर, काफिया, रदीफ, वहाँ से सीखा कि वास्तव में गज़ल क्या होती है। और उसके बाद में मंचों पर आना जाना शुरू हुआ और विधिवत कवि सम्मेलन, मुशायरे शुरू हुए। तो ये कहें कि गुरु का सबसे बड़ा योगदान रहा। और जो मेरा पुत्र दिवंगत कुमार तेज, उसका भी मोटिवेशन रहा और वो हमेशा कहता था और गाने पर ध्यान देता था, तो गलतियां भी बताता था, वो भी प्रेरित करता था कि माँ ऐसा करो, माँ कुछ आगे बढ़ो, कुछ अपनी रचना लाओ और तुम्हारे वीडियो होने चाहिए सब। लेकिन अफसोस सबसे बड़ा इस बात का है कि उसके जाने के बाद उस क्षेत्र में, अभिनय के क्षेत्र में तब उतर पाए। और लेकिन उसके सामने मंचों पर आ चुके थे और कवि सम्मेलन, मुशायरे, संगीत के कार्यक्रम ये चलने लगे थे। तो जी, लता जी, आपका हमारे कार्यक्रम उड़ान में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खबर भारत में आने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि हम हमेशा एक उड़ान में ऐसी शख्सियत को लेकर आते हैं जिन्होंने अपने स्ट्रगल से कुछ ना कुछ मुकाम हासिल किए हैं। और आज हमारे साथ मौजूद थी डॉक्टर लता सौरांजली, जिन्होंने 4 पुस्तकों का विमोचन कर चुकी हैं और अभी उनकी 4थी कृति प्रेमांजलि का उन्होंने विमोचन किया है। उन्होंने अभी हमें कई गज़ल सुनाए हैं, कई कविताएं सुनाई हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने कैसे स्ट्रगल किया है, कितनी परेशानियां झेली हैं और उसके बाद उन्होंने ये मुकाम प्राप्त किया है। आज के खास कार्यक्रम उड़ान में फिलहाल बस इतना ही। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए खबर भारत के साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।